अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ में हूँ आपकी मेज़बान इरम सफ्दर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी राफिया असलम। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आदाब। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राफिया खैर स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ अ डिस्कशन जो एक एक्चुअली ये लिंक कर रही होती है कुछ पिछली चीजों से, तो वो हम लोग हमारी चल रही थी। बट एनीहाउ जनाब, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आपको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जनाब गुड मॉर्निंग एज वेल टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा आपने मेरा हाल चाल पूछ लिया तो फॉर्मली, तो मैं भी आपको थोड़ा सा नहीं फॉर्मली जरूरी होता है ना कि अपने करीबी लोगों को भी पूछ लें। ये एक बात लिंक भी करती है कि अक्सर हम दूसरों को का ख्याल रख रहे होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात सोशल मीडिया पे मुझे पढ़ने को मिली, तो मेरा दिल किया मैं शेयर भी कर दूं कि हम लोग दूसरों की स्टेटस देख रहे होते हैं। अच्छा फला शख्स बीमार है, फला को ये प्रॉब्लम आ गई, फला कामयाबी की इस सीढ़ी पे चढ़ा है, लेकिन हम अपने करीबी लोगों को देखते ही नहीं है जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो पहले करीबी लोगों को देखना चाहिए। इसलिए राफिया अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो जनाब बढ़ते पहले टॉपिक की जानिब। और जैसे कि अब तकरीबन 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा साल स्टार्ट होने वाला है। कोविड आए हुए, उसके साथ डेंगू, कभी स्मॉग, ये ऐसी आलमी वबाएं हमारे यहाँ आ चुकी हैं। न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में, जिसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वहीं पे केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी एक जो नया वेरिएंट हमारे सामने आया ओमिक्रॉन, जिसका नाम से लोग डरना शुरू हो गए थे, क्योंकि राफी आपको याद है हमने एक शो भी किया था जिसमें बताया जा रहा था कि 15 मिनट में आपके फेफड़ों को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो जनाब आज ओमिक्रॉन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में भी देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। आया ये जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कितने कंफर्म केसेस हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और किस तरह से इस कोविड से बचा जा सकता है, डील कर सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर जवाद अस्कर राना साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर वबाई अमराज हैं। शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी आर गुड, परफेक्टली फाइन। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा थोड़ा सा पहले तो ओमिक्रॉन के हवाले से ही बात कर लेते हैं, फिर बाकी हम वबाई अमराज उन पे आ जाएंगे। सर पहले तो इसके केसेस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्ट कितने इसके केसेस हैं जो अभी तक रिपोर्ट, और कितना ये डेंजरस वेरिएंट है। देखिए ये एग्जैक्ट नंबर तो इसका हमारे पास नहीं है, क्योंकि कल जो है वो थोड़ी सी ये मुख्तलिफ इतलात आती रही और लाहौर के अंदर 12 केसेस की इतला थी, मुख्तलिफ हल्के भी थे। लेकिन ये इशू नहीं है कि इस वक्त 10 है या 15 है। ये जिस तकरीबन हर शहर से अब मिलना शुरू हो गया है, और हम क्योंकि ये टेस्ट नहीं करते, ये जिस टेस्ट से हमें पता लगता है कि ये डेल्टा है या ये ओमिक्रॉन है, वो हमारे यहाँ आधे फीसद से भी कम सैंपल्स के ऊपर किया जाता है। तो इस वजह से ये पता इवेंचुअली हमें लगता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये एज एन फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट मेरा तजिया है कि पाकिस्तान में ये उसी तरह फैल रहा है जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर ये फैल चुका है। कोई मुल्क इसको रोक नहीं सकता। ठीक है। तो सर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये केसेस होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा हम इजी हुए थे, रिलैक्स थे, क्योंकि सारा ध्यान डेंगू पे और स्मोक पे था। और हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, अच्छा जी ओमिक्रॉन आ गया, अफ्रीका में आ गया, दूसरे ममालिक में आ गया, इतने केसेस रिपोर्ट हो गए। हमेशा की तरह जैसे पहली वेव में हम लोग काफी रिलैक्स नजर आए थे, उसी तरह इस वेरिएंट को भी लेके काफी ज्यादा रिलैक्स नजर नहीं आए। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में केसेस होंगे। जी, एक तो नेचुरल है कि 2 साल के बाद लोग थक भी जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, यूज्ड टू भी हो जाते हैं, लेस सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। और जब और इस आजकल के दौर के अंदर इस तरह की कोई भी बीमारी या वेरिएंट दुनिया के किसी भी कोने में आए, तो आप समझ लीजिए कि उसने इवेंचुअली आपके तक पहुंचना है। और जितनी मर्जी आप सफरी पाबंदियां लगा दें, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, आप उसको रोक नहीं सकते। ये वायरस इस तरह के जो रेस्पिरेटरी डिजीज के वायरसेस होते हैं, इस तरह के होते हैं, इनको रोका नहीं सकता। एक्सपेक्टेड था। और हमने यही देखा है कि तकरीबन मेरे ख्याल से लेस देन 2 वीक्स के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर भी मिलना शुरू हो गया है मुख्तलिफ शहरों से। और अगर हम ये टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो हमें ये ज्यादा इसके केसेस मिलते जाएंगे। अच्छा, मतलब टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहे, इस वजह से भी शायद बहुत ज्यादा केसेस अभी सामने नहीं आ रहे हैं। सो थोड़ा सा इसकी सीवियरिटी के हवाले से बात करते हैं। बाकी जितने भी वेरिएंट्स है उसकी निस्बत क्या ये ज्यादा सीवियर है, ज्यादा डेंजरस है, क्या उसकी नोयत क्या है इसकी? नहीं, जो आपने भी जिक्र किया उस अफवाह का जो चली थी कि ये 15 मिनट के अंदर फेफड़ों को तबाह कर देता है, वो बिल्कुल गलत बात है। ये ना सिर्फ ये करता है, कोई भी वायरस इतनी तेजी के साथ किसी भी फेफड़े तबाह करता, वो टाइम लगता है।
ठीक है। इसकी सीवियरिटी का अभी तक इनिशियल रिपोर्ट्स है कि ये उतना सीवियर नहीं है। ये एक अच्छा पॉइंट है जितना डेल्टा, लेकिन ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को लगता है, यानी कि 4 गुना ज्यादा लोगों को लग रहा है, तो इस वजह से अगर इसकी सीवियरिटी लेट से 50% कम भी हो गई है, तब भी दुगने लोग मरीज होंगे। देखिए, अगर 100 आदमी से आगे 5 बीमार हो रहे थे और आप 100 में से 2 लोग बीमार होते हैं, लेकिन अब आपके केसेस अगर 400 हो गए हैं, तो इसका मतलब है आपके जो केसेस थे वो 2 से या 5 से 8 हो गए हैं। तो इस वजह से जो यूरोप और अमेरिका के अंदर अस्पतालों पे दबाव बढ़ गया है। अफ्रीका में जहां ये पहली दफा आइडेंटिफाई हुआ है, वहां पे इसके केसेस बड़ी तेजी से ऊपर गए हैं और उसी तेजी के साथ वो नीचे आए हैं। तो वहां पे अस्पतालों में अभी उस तरह का दबाव देखने में नहीं आया। तो ये उम्मीद ये है कि ये हो सकता है कि कम मोहलक हो। अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा बताइएगा क्राइटेरिया के हवाले से किस तरह से पता चल रहा है ये ओमिक्रॉन है? क्या सिम्टम्स थोड़े मुख्तलिफ हैं? क्योंकि कोविड तो हो रहा है हमारे यहाँ, कौन सा वेरिएंट होगा ये कैसे पता चलेगा? और जो अभी केसेस सामने आए जिनकी तादाद तो अभी नहीं कंफर्म हम बता सकते, 3 है, 4 है, 12 है, 15 है, तकरीबन जितने केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, तो किस तरह से पता चलेगा ये ओमिक्रॉन के ही विक्टिम है? देखिए, जो ये तय करना कि ओमिक्रॉन है, ये डेल्टा है, ये अल्फा है, उसके लिए खास किस्म के टेस्ट होते हैं। अच्छा, ठीक है। खास किस्म की लेबोरेटरीज करती हैं, इन्हें जीनोटाइप एनालिसिस करते हैं, यानी कि उनका एक किस्म का आप जीनोटाइप जो होते हैं, जो उनकी लेट्स कह दिए कि डीएनए टाइप चीज है या आरएनए, क्योंकि ये वायरस है, उनका मुआयना किया जाता है और उससे हमें पता लगता है कि ये कौन सा है और कौन सा नहीं। जो ओमिक्रॉन में फर्क जो अभी इब्तदाई रिपोर्टों के अंदर हमें मिल रहा है, वो ये है कि ये पहले अगर आपको आज एक्सपोजर हुआ है तो तकरीबन ऑन एवरेज 5 दिन 6 दिन लगते थे आपको बीमार होते हुए। ठीक है। इस में ये आ रहा है कि ये तकरीबन ऑन एवरेज 3 दिन का टाइम है कि आपको आज अगर एक्सपोजर हुआ है तो तीसरे दिन चौथे दिन आपको जाके अलामात आपकी शुरू हो जाती हैं। अलामात जो पहले की है, यानी कि आपको इंतहाई कमजोरी हो जाना, जो सूंघने की और जायके की हिस्स खत्म हो जाना, खांसी, गला खराब होना, रनिंग नोज, जो जिसे हम जुकाम और खांसी का कह रहे हैं या गला खराब कह रहे हैं। और ये भी एक बड़ा आंसर है कि जो हमारे नंबर नहीं आ रहे, उसमें जो ममालिक में तो अब बड़ा क्लियरली कहा जा रहा है कि अगर आपको खांसी है या आपको गला खराब हुआ है तो समझ जाइए कि आपको इस वक्त ओमिक्रॉन या वायरस की बीमारी हुई है। ठीक है। और इस वजह से नंबर बहुत बढ़ गया है। अमेरिका के अंदर एक दिन के अंदर 3.25 लाख केस भी आए हैं पिछले हफ्ते। ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर। इसका मतलब सर इसका फैलाव ज्यादा है, मतलब ये फैल जल्दी रहा है एज कम्पेयर टू वेरिएंट जो दूसरे थे, अल्फा था या बेटा था, ये जो भी वेरिएंट आते रहे, ये उसके मुकाबले में जल्दी फैल रहा है। ये उससे 4 गुना ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। ठीक है। और तो अगर हम साउथ अफ्रीका से जो हमारे अच्छी खबर लेट से कह लीजिए, उससे हमें ये नजर आता है कि जितनी तेजी से ये ऊपर जाता है उतनी तेजी से फिर नीचे भी आता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट करता है, तो अगर जो बूढ़े लोग हैं और उन्होंने अब अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि फौरी तौर पे वो उसकी वैक्सीनेशन अपनी करवा लें, और अगर बूस्टर की जरूरत है तो उनको बूस्टर भी लगवाना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब जल्दी से इसका नंबर इसलिए भी नीचे आ रहा है क्योंकि इसकी सीवियरिटी उतनी नहीं है कि जल्दी वो रिकवर कर जाते हैं। सर, थोड़ा सा तो पहले बूस्टर के हवाले से बताइएगा। बहुत से लोग वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, लेकिन बूस्टर्स का इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों के नहीं है कि क्यों लगवाना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, या अगर लगवाना जरूरी है तो क्या उसके क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से वो हेल्पफुल है? जी हाँ, एक तो ये आपको बता दूं कि ये उतना मोहल्लक नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि तो इब्तदाई नताइज आए हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाने की कम जरूरत पड़ती है, उनमें अमवात कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू अनवैक्सीनेटेड। सो जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स लिख रहे हैं यूरोप से और अमेरिका से, वो ये हमें बता रहे हैं कि उनके अस्पतालों की जो मेजॉरिटी में सीवियर मरीज हैं, ये वो है वैक्सीनेटेड थे। इस वजह से तो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। बूस्टर का लिए तो गवर्नमेंट ने काफी ऐसे चंद हफ्ते पहले से 50 साल से ऊपर वालों के लिए फ्री कर दी हुई है। अगर आप 50 साल की आपकी उम्र है और आपको 6 महीने हो गए हैं तो आपको कोई पैसे देने की नहीं जरूरत। आप किसी सेंटर पे चले जाइए, अपना आईडी कार्ड नंबर दीजिए और आपको बूस्टर वैक्सीन मिल जाएगी। और बूस्टर इस वजह से जरूरी है कि ये भी तहकीक हुई है कि तकरीबन 5-6 महीने बाद जो प्रोटेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है वैक्सीन की। और अगर 6 महीने बाद एक बूस्टर लग जाए, जब तक अभी क्योंकि वैक्सीन भी अभी इंप्रूव हो रही हैं, तो अभी एक बूस्टर लग जाए तो उससे प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो इसलिए जरूरी। और मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 30 साल से बड़ी उम्र वालों को भी
ये सहूलत देने का सोच रही थी, तो शायद उसने मेरा ख्याल है कि कोई हफ्ता पहले। डॉक्टर साहब, कोविड को लेके गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इकदाम किए और काफी ज्यादा सहूलतें भी दी हैं आवाम को। अब कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना, हमें भी तो जाके वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने तो ये सहूलतें भी दे दी कि घरों में जाके भी लगाना शुरू कर दिए। उसके बावजूद लोग डरते हैं, घरों से नहीं निकलते, झूठ बोलते हैं, छुप जाते हैं। जैसे पोलियो के कतरों के लिए पहले लोग डरा करते थे। तो अब अवेयरनेस की बात है, अब कब तक जो गवर्नमेंट है खुद से ट्राई करती रहेगी? बिल्कुल जी, इसमें लोगों को एंगेज होना पड़ेगा, लोगों को सामने आना पड़ेगा। और ये याद रखिए कि जो डॉक्टर्स हैं मोस्टली वैक्सीनेटेड हैं, और हमारा ये शौक है, हमने अपने वालिदैन को भी ये वैक्सीनेशन लगवाई है, अपने बच्चों को भी लगवाई है। तो इस वजह से, और ये तमाम डॉक्टर्स की मेजॉरिटी आपको ये नजर आएगी। तो इस वजह से हम लोग जो इस बीमारी को समझते हैं, जो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को समझते हैं, इसके बावजूद अगर हम खुद लगवा रहे हैं और ओपनली लगवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इनमें मुज़र असरात नहीं है। तो लोगों को ये डरना नहीं चाहिए। और ये अरबों, दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल को ये डोजेस लग चुकी हैं, और खुदा कोई साइड इफेक्ट्स होते तो अब तक वो छुपे नहीं रहने थे। हाँ, बिल्कुल सामने आ जाते, बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर जी, लेकिन सर इनकिट से कुछ अजीब स्टोरीज भी सुनने को मिलती है। जैसे कुछ दिन पहले आई मेट अ वुमेन, और वो बता रही थी कि उनकी शायद भाभी की डेथ हुई है, उन्होंने वैक्सीनेशन कराया, उसके बाद फौरन से उनकी डेथ हो गई है। हमें तो पता है कि ये झूठ है, लेकिन हम आवाम के लिए नहीं, ये हो सकता है झूठ नहीं भी हो, इस तरह से होना कि उन्हें कोई ऑलरेडी बीमारी हो वो उन्हीं दिनों में। तो सर ये चीजें भी साथ साथ पैरेलल हमारे सामने कहीं ना कहीं देखने में नजर आ रही होती है। देखिए, हल्के फुल्के साइड इफेक्ट तो हर दवाई के होते हैं। ठीक है, या आप एस्पिरिन की गोली लें, उससे भी बाज लोगों को रिएक्शन हो जाता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया के तमाम ममालिक में, और ये ममालिक एक दूसरे के खिलाफ हैं, जिनके अमेरिका, चाइना, रशिया, ये बड़े एक दूसरे के अपोजिंग मुल्क के हैं, और उन सारों के अंदर लग रही है, और अरबों लोगों को लग गई है। किसी मुल्क से ये नहीं आया कि जी इस वैक्सीन के लिए से लोगों की अमवात हो रही है या मेजर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, और हमें उसका पता है। तो इस वजह से या इतनी बड़ी कोई साजिश नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया उसमें मिल जाए। हाँ, बिल्कुल शुरू कर दे। ठीक है, ऐसी बात। अच्छा सर, WHO की जानिब से कोई स्पेसिफिक SOPs दोबारा से बताए गए हैं ओमिक्रॉन को लेके, या कोई दोबारा से ऐसे इकदाम करने की तरफ जाएंगी हमारी गवर्नमेंट, या दूसरे ममालिक के लॉकडाउन किया जाए, या कोई ऐसे स्पेसिफिक है, या सिर्फ वही मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस रखें, अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं उसके बावजूद बूस्टर लगवा दे तो वेल एंड गुड है, और वो सेम SOPs जो पहले थे कोविड में वही दोबारा से उन्हीं पे हमें चलना होगा? नहीं, WHO ने एक एड ऑन किया है। अच्छा, ठीक है। और वो उसने भी आप ये तस्लीम कर लिया है कि खिड़कियां खुला रखने से, जो कि आप डे 1 से कहते आ रहे हैं हमारे शो में, डे 1 से आप कहते आ रहे हैं। तो बहुत, मैं तो पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। WHO ने इसको ऑफिशियली, अब उसकी जो गाइडलाइंस आती हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे ये होता है कि आप अपनी वेंटिलेशन इंप्रूव करें और आप खिड़कियां खोलें। लेकिन कल मेरे टीचर हैं, बड़े बुजुर्ग, मेरे वो टीचर उर्दू के थे, डॉक्टर इकबाल जावेद साहब, और उनका मुझे कल फोन आया और वो पूछ रहे थे, यार सर्दी बहुत होती है तो मैं कैसे खिड़कियां खोलूं? तो मैंने उन्हें कहा, जब आप खुद हैं फिर आपको खिड़की खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोई मेहमान आए सिर्फ उस वक्त आपने खिड़की खोलनी है, या लोगों की तादाद ज्यादा हो घर में मौजूद। जब आपके घर के बाहर के लोग आपके पास आए, उस वक्त आपको वेंटिलेशन की जरूरत है। जब आप खुद बैठे हुए हैं, सर्दी है, तो आप खिड़कियां दरवाजे बंद रख के आराम से सो सकते हैं, कोई ऐसा इशू। ठीक है, ठीक होगा सर, उसमें आपकी ओपन वेंटिलेशन होनी। हाँ जी, ठीक है, ठीक होगा, अदरवाइज ओपन वेंटिलेशन होनी चाहिए। ठीक है सर, बूस्टर के हवाले से बात हो रही थी। एक तो आपने बता दिया कि किस तरह से हेल्प आउट कर रहे थे कि वैक्सीनेशन का थोड़ा सा असर कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए बूस्टर लगवाना जरूरी होता है। तो सर इसको हम कब तक, जैसे अगर 6 माह की बात करते हैं, क्या हर 6 माह बाद लगवाना पड़ता है बूस्टर? ये अच्छा है कि हर 6 माह बाद लगवा लें? देखिए, नहीं, ये क्योंकि नई बीमारी है, उसमें बाज वैक्सीन के लिए ओरिजिनल डोज ही 3 होती है। ठीक है। इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन है, जैसे साइनोफार्म है, साइनोवैक है, ये चाइनीज वैक्सीन हैं, तो इनके अंदर जो ट्रेडिशनली देखा जाए तो 3 ही डोजेज लगती थी। तो अब सवाल ये है कि हमें 3 डोजेज की जरूरत थी या ये बूस्टर डोज है। तो बहुत सारे ममालिक के अंदर इसको बूस्टर नहीं कहा जा रहा, इसको 3rd डोज कहा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि ये जो तीसरे के बाद आपकी इम्यूनिटी है वो कितना अर्सा रहेगी।
जो इजराइल है वो तो चौथी बूस्टर डोज के बारे में भी सोच रहा है और उनके मुतालिक बातें कर रहा है। अच्छा सर, इसका मतलब जहां पे इसको कंसीडर किया जा रहा है तीसरी डोज के, मतलब जरूरी करार दे दिया गया ना वहां पे कि तीसरी डोज है लगवा लीजिए, तो हमारे यहाँ अभी बूस्टर पे ही बात चल रही है, लेकिन चले अगर लगवा लेते तो वेल एंड गुड, और बाकी एसओपीज जो आपने बताया कि अब एक और ऐड हो गया है उस पर अमल किया जाए। सर बाकी वबाओं की अगर बात की जाए, डेंगू है, डेंगू तो खैर अब कंट्रोल हो गया जैसे सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो वहीं पर स्मॉग भी है। सर सिम्टम्स सेम हो जाते हैं, गला खराब, फ्लू अक्सर जो है, उसके अलावा टेम्परेचर भी हो जाता है, वेदर जब चेंज होता है ये नॉर्मल भी होता है, उसके भी सेम है। तो सर किस तरह से हमें पता चलेगा, खुदा ना खासा ओमिक्रॉन हो गया है, कोविड दोबारा से हो गया है, क्या सूरत हाल है, किस तरह से हम लोग इसको डील करें? अब ये बिल्कुल आपकी बात सही है, और स्पेशली जब डेंगू भी था और स्मॉग भी था और कोविड भी था तो ये काफी मुश्किल हो गई थी। एक तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, आपकी लेबोरेटरी टेस्ट आपको बता देते हैं कि ये कोविड आपको हुआ है या नहीं हुआ, और अलामात की बेसिस के ऊपर चंद एक अलामात हैं जो बड़ी स्पेसिफिक हैं कोविड की, जो बाकी किसी में नहीं है। उसमें से एक ये है कि आपको आपकी सूंघने की और जायके की हिस्स खत्म हो जाती है, ये ना स्मॉग है ना डेंगू में है। दूसरी जो चीज है जो बहुत ज्यादा कमजोरी आप फील करते हैं वो भी कोविड-19 में आपको ज्यादा मिलती है। बाकी गले खराश वगैरह वो सारों में आ जाती है, लेकिन जो खांसी की एक खास किस्म के साथ लोगों को होती है, जो अनकंट्रोलेबल खांसी है, वो भी कोविड-19 में आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये चैलेंज, ये थोड़ा सा फर्क भी है, ठीक है, बहुत सारी मुमासलतें भी हैं। ठीक है, ठीक हो गया। सर थोड़ा सा जनरली जो है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो वबाई जितनी भी बीमारियां फैल रही होती हैं, क्या रीजंस क्या होती हैं, कि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती है, या फिर हम कहें नहीं नेचुरली बस कुछ इस तरह का हो जाता है, कोई स्पेसिफिक रीजंस जो कि समझ आ रही हो कि अगर हम अपनी तरफ से कोई इनपुट दे सकें कि हमने एनवायरमेंट को सही रखना है या ये चीजें जो हमें सही करनी है, और फिर जो वबाई अमराज है शायद कंट्रोलेबल हो सके। सर पिछले 2-3 साल से तो सांस भी नहीं दे रही है वबाएं, कभी कोविड है कभी डेंगू है, थोड़ा सांस रुक रुक के कोई साल बाद स्टार्ट हो जाए। अभी माशाल्लाह से नया साल स्टार्ट होने वाला, साथियों ओमिक्रॉन स्टार्ट हो गया, केसेस भी रिपोर्ट हो गए। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वबाई इमराज और एनवायरनमेंट का चूली दामन का साथ है। ठीक है, अगर अच्छा। आप हमारी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो वबाई इमराज फैलने का बहुत आसानी के साथ वो फैलती हैं। और अगर आप पुरानी किताबें कोई निकाल के देखें, 100 साल पुरानी भी, तो उनके अंदर भी लिखा होगा कि सफाई सुथराई रखें और बीमारी से बचें। हाँ जी बिल्कुल। तो वही बात यह है कि आप देख लीजिए कि आपके गिरदोनवा में कूड़े के ढेर बाज़ दफा ओपन पड़े होते हैं। हाँ जी। तो ये और आपका जो पानी है वो साफ नहीं है पीने वाला, आपकी सैनिटेशन नहीं है, ये क्रिटिकल, और आबादी का दबाव शहरों पे ज्यादा हो गया है। ये तमाम ऐसी हैं जो नई नई वबाई अमराज का मूजब बनती हैं। और हम मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैंडेमिक आएगी, या मेरे जैसे और एक्सपर्ट, इस वजह से कि जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो सारे इकट्ठे होते जा रहे थे। ठीक है, आबादी में इजाफा, बहुत ज्यादा इजाफा, जो जंगलों का खात्मा, ग्लोबल वार्मिंग, देहातों से शहरों की तरफ रुख, और शहरों के अंदर स्लम्स के अंदर यानी थोड़ी जगहों में ज्यादा लोगों ने इकट्ठे रहना, पानी साफ ना मिलना, सैनिटेशन ना होना, ये सारी चीजें ऐसी उस वायरसेस के लिए बड़ी मददगार साबित होती हैं, एक चंद केसेस से हजारों लोगों को मुतासर करने के लिए। तो ये हमें अपनी एनवायरनमेंट को साफ रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जितनी भी वबाएं कहीं ना कहीं लिंक इनका सफाई के साथ, या डेंगू हो या स्मोक हो, ये सारी चीजें लिंक आपकी सफाई के साथ ही कर रही होती है जितनी भी वबाएं। और सर थोड़ा बताइएगा, जैसे अभी ओमिक्रॉन है, क्या उसके बाद कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और इसका वेरिएंट नया आ जाएगा? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये बात गलत है, कि क्यों कहा जा रहा है कि भाई इसके साथ हमें यूज टू होना पड़ेगा, हम इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें। तो क्या आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर कोविड को खत्म किया जाएगा, या वाकई इसके साथ हमें यूज टू होना पड़ेगा? अब ये उस स्टेज से गुजर गया है जिस पे हम कहते हैं कि एलिमिनेशन की जा सकती है या मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। अब नहीं हो सकता। तो उसकी वजह यह है कि हमने ये भी देखा है कि ये इंसानों से जानवरों को भी लगा है, हाँ और इंसानों को भी वापस। तो जब जानवरों के अंदर ये जाना इंसान की तरफ शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि दोबारा कभी भी अगर हमने इंसानों में खत्म भी कर दिया तो ये जानवरों से दोबारा दोबारा से लग सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उम्मीद ये है कि इवेंचुअली हमारे पास वैक्सीन्स बेहतर आ जाएंगी, हमारे पास अद्वियात बेहतर आ जाएंगी, हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी आ जाएगी, और इसके साथ ये मैनेजेबल सिचुएशन में आता जाएगा। वेरिएंट्स को आप उस वक्त तक नहीं रोक सकते जब तक इसकी ट्रांसमिशन को हम ना रोके। अगर एक मुल्क में 2.5 लाख केसेस रोजाना आ रहे हैं या 3 लाख केसेस रोजाना आ रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत हो रही है। तो जब ट्रांसमिशन किसी भी वायरस की होगी तो उसके नए नए वेरिएंट्स बनते रहेंगे। ये खुदा का निजाम है कि वो बेहतर से बेहतर उसको अपनी जो स्पीशीज होती है, बिल्कुल ऐसी है, वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जी ठीक है सर। जनरली अगर बात करें तो जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, ये जो हमारी सूरत हाल है जो हम इन्वायरमेंट के साथ और खुद के साथ कर रहे हैं, अगर इन्हीं सूरत हाल को देखा जाए तो फ्यूचर में क्या लगता है किस तरह का, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर, किस तरह की कोई पेंडेमिक्स फ्यूचर में आने की कोई एक्सपेक्टेशन है या ये चीजें हो सकती है फ्यूचर में? जी पेंडेमिक तो ऑलवेज एक्सपेक्टेशंस रहती है, और स्पेशली अगर आप इन चीजों को चेंज नहीं करते। लेकिन अगर हम अपने मुल्क में अपने एनवायरनमेंट को ठीक नहीं करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत अनहेल्दी, मैंने लिखा भी था कि नेशन बन जाएंगे, मोस्ट अनहेल्दी बन जाएंगे। देखिए स्मॉग जो है आपको बहुत सारी बीमारियां आपको लगाती है, तो आपकी जो आपका जिस्मों की नशोनुमा ही सही नहीं होगी, आपके ब्रेन की अच्छी नशोनुमा नहीं होगी बच्चों की, और वो बीमारियों में बंधे रहेंगे तो किस तरह आपकी कौम एक सेहतमंद कौम होगी। और जब सेहतमंद नहीं रहेंगे तो फिर तो हल्की सी बीमारी भी आपको ज्यादा नुकसान देगी। तो हम सबको ये एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि ये जो एनवायरनमेंट है ये क्रिटिकल है फॉर द हेल्थ। ये हेल्थ कोई अलग एक चीज नहीं है जिसको आपने अस्पतालों के जरिए ठीक करना है या दवाइयों के जरिए ठीक करना है। हेल्थ को आपने एनवायरनमेंट के जरिए ही ठीक करना। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो भी वबा होती है उसका ताल्लुक सफाई के साथ। हाँ जी बिल्कुल। तो जनाब एक तो साफ सुथराई का खास ख्याल रखिए, और जबकि कोविड है उसमें तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। डेंगू चले खत्म हो गया, लेकिन ये भी अब वक्तन फवक्तन जैसे मौसम चेंज होता आता रहता है, तो ये सारी चीजें लिंक करती है अपनी सफाई पे। अपने घरों की सफाई रखिए, खुद की सफाई रखिए, और डिस्टेंस रखिए, और जैसे और अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें, क्योंकि हम अपनी सफाई तो रख लेते, अपने घरों को भी साफ रखते, लेकिन इन्वायरमेंट की सारी चीजें उठा के हम बाहर फेंक देते हैं ना, कूड़ा वगैरह भी जला भी रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना लाजिम है। जनाब यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। बैक जी, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे नौजवानों के जदीद स्किल्स सीखने के हवाले से। कितना जरूरी है, हमारे पास डिग्रीज तो हैं, हमारे नौजवानों के पास स्किल्स नहीं है। जब स्किल्स नहीं होंगे तो जॉब नहीं मिल रही होती, जब जॉब नहीं मिल रही होती तो बेरोजगार जब आप बैठे होते तो आप डिप्रेशन में जा रहे होते। ये एक बड़ी खूबसूरत सी एक लिंक बना होता है, एक चेन बनी होती है, जिसको मैं खूबसूरत कह रही हूँ, खूबसूरत नहीं होती। हाँ, ये एक चेन बनी हुई है ना कि हर चीज डिप्रेशन के पीछे अगर आप बैकग्राउंड में स्टोरी में जाए तो इन द एंड आपको ये पता चलता है जब आप बेरोजगार है, घर में बैठे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि आपकी डिग्री जो है वो 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की आपकी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से है, उसके बाद आपके पास काम नहीं है, और अगर काम मिल भी रहा है तो 10,000 का मिल रहा है, तो उसके बाद आप क्या डिप्रेशन में ही जाएंगे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसी। और ये जो सारी चीजें ना किसी एक वक्त में काम भी करी थी, बिकॉज नाउ इट्स द डिजिटल एरा, अब 2021 है, 21st सेंचुरी है, तो ये होता है कि आपको विद टाइम खुद को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अगर हम वही सारी चीजें पुराने रखेंगे, वही स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि अब से हम पिछली सेंचुरी में या 19वीं सदी में इस्तेमाल कर रहे थे, तो इट वोंट वर्क। अगर हम वही चीजें तभी की सीख रही होंगे तो ये काम नहीं करेगा। सो वी नीड टू, अभी जो वक्त की जरूरत है ना, वी नीड टू ग्रो विद दैट। जो अभी की जरूरियात हमें उसके हवाले से उसके साथ चलना होता है। जो अभी की कह लेंगे ना स्किल्स हैं 2021 की कह लें या 2021 से ऑनवर्ड्स की, हमें वो सीखने की जरूरत है। वो बहुत स्किल्स हैं जिनको हमें सीखना लाजिम है, उन स्किल्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, उस हवाले से भी बात करेंगे और इंटरव्यू में की जाने वाली गलतियों के बारे में भी बात करेंगे। जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ट्रेनर और मोटिवेशन स्पीकर अमार हैदर गुरु मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं मैडम? ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है अमार, बिकॉज आप एक यूनिवर्सिटी में एक टीचर भी हैं, तो पूछना चाहेंगे नौजवानों के लिए जदीद स्किल्स सीखना कितना जरूरी है और वो कौन से स्किल्स हैं वो सीखने चाहिए? तालीम जो है वो आपको आपसे तारुफ करवाती है जी, और तालीम कहती है कि सही कम से कम वक्त में गली के तयन कर लेने का नाम हाँ जी तालीम है। ठीक है। तो तालीम तो आपसे आपका तारुफ करवाती है, लेकिन हुनर आपको जो है वो कमाई का जरिया बनती है। हाँ जी। तो ये मिसकंसेप्शन है कि हमने तालीम को जो है वो कमाई का जरिया बना लिया। तो जो हुनर है, हमें हुनर जो है उस पे काम करना है, स्किल्स पे काम करना है।
तो स्किल्स जो होती हैं वो आजकल बहुत जरूरी है। जैसे कि पुराने वक्तों में कोई आलिम या बनता था या कोई हाफिज कुरान होता था तो उसे कहा जाता था कि साथ में कोई हुनर भी सीख लो कि कहीं ये जो मजहब है ये आपका जरिया मुआश ना बन जाए। सो आपको आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल। तो जरिया मुआश नहीं बनाना। सो तालीम जो होती है वो आपसे तारुफ करवाती है, वो आपसे पहचान करवाती है, वो आपको मकसद देती है, लेकिन जो हुनर है वो आपका जरिया मुआश होता है। तो हुनर सीखना हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होना जरूरी है, वो स्किल होना जरूरी है। सो जैसे मैडम अभी बात करी थी कि हुनर में आजकल डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल दौर है, उसमें हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं। जब हम वो अगर सीख लें, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, क्रिएटिव डिजाइन है, टेक्निकल जो है वो स्टडीज है, जिसको हम सीख हम अपना जो है वो कमाई का जरिया बना सकते हैं। और आजकल जो है नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ई रोजगार गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें आप बैठे हुए डॉलर्स में कमा रहे हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो स्किल्स अभी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, आप उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी हासिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट्स भी ऑफर कर रही हैं, वो डिजिटल स्किल्स ही हैं, जैसे मैडम बात करी। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे वक्त क्यों लग गया हमारी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, या जो तालीम का शोबा है उनके जितने भी लोग हैं उनको ये डिसाइड करते हुए कि डिग्री के साथ साथ बच्चों को स्किल्स देना बहुत जरूरी है। लेट मी ऐड ऑन बाय द वे, अभी भी वहीं के वहीं पे हैं। चलिए थोड़ा बात होना शुरू हो गई, बात ये कह सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट भी किया, बेशक कम किया। तो क्या वजह है, क्यों सिर्फ हम बातों पे ही रह गए? क्यों हमने सिर्फ एजुकेशन की डिपार्टमेंट में सारी कुर्बानियां दे दी? क्यों हमने कोविड से लेके अब तक हमेशा ये कोर्स एक कर दे, कोर्स एक हो गया, अब इसमें ये मसाइल है, तो सारे मसाइल एजुकेशन सिस्टम में क्यों लेके बैठे हुए हैं हम लोग? बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल हमारे इस वक्त आपके टेबल पे कोई चीज पड़ी है तो उसने तो तरक्की की, इसके हाथ में पेंसिल है, उस पेंसिल पे भी काम हुआ। हमारे ग्रुप में मौजूद हर मादी चीज ने अपडेशन की, लेकिन अपडेट नहीं हुआ तो हमारा तालीमी निजाम अपडेट नहीं हुआ। मादी चीजें, टेक्नोलॉजी इर्द गिर्द की हमारी आसाइशें, लग्जरियस प्रोडक्ट्स पैदा हो गई, आसान सर्विसेज आ गई, लेकिन सब में अपडेशन हुई। लेकिन अगर अपडेशन नहीं हुई तो हमारे इस तालीम के निजाम में अपडेशन नहीं हुई। हम हमेशा से फॉलोअर्स रहे और हम अच्छे फॉलोअर्स भी नहीं रहे। अच्छे फॉलोअर्स होते आज से, जैसे आप कह रही हैं कि लम्हा फिक्री है कि हम अब जाके, जैसे मैडम कह रही है, अब जाके हमें सिर्फ इससे बात होना शुरू हुई है। एग्जैक्टली हमारे पास जब चीज बिल्कुल एक्सपीरियंस हो के बाकी लोग आगे चले जाते हैं, बाकी कंट्रीज आगे चली जाती हैं, तो हम उनके फुट स्टेप्स पे भी सही तरह से नहीं चल रहे होते। एक्चुअली हमारे बचपन से ही हमें ये चीज सिखा दी गई। अमार, लेकिन आप देखिए ना कि हम लोग बात कर रहे होते हैं, हम सेमिनार्स करा रहे होते हैं स्किल्स को लेके, लेकिन हमारे वेरी नेक्स्ट डे जाके हम वही फिर लेक्चर दे रहे होते हैं, हम फिर वही असाइनमेंट दे रहे होते हैं, वही हम पेपर्स की गिनती कर रहे होते हैं कि कितने पेपर्स पे असाइनमेंट लिख के दी जा रही है, या आप अगर आप मेल भी कर रहे हैं, तो हम क्यों प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आए, क्यों हम स्किल्स की तरफ नहीं आए, क्यों अभी तक भी हम लोग थेरीज पे काम किए जा रहे हैं? जरूरी है, ठीक है, लेकिन इतनी जरूरी भी नहीं, स्किल्स ज्यादा जरूरी है। इससे स्किल्स भी जरूरी है और तालीम भी जरूरी है। देखिए तालीम स्किल्स की तरफ लेके जाती है, आपको रुझान देती है, लेकिन तालीम के अंदर कुछ हमें अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे कि अभी मैं बहुत डिस्कस करता होता हूँ ऐसे पब्लिकेशंस पे कि जिनका कोई इंडस्ट्री से लिंकेज ही नहीं होता। असल में पब्लिकेशंस होती हैं कि इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आया है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उस पर रिसर्च करता है स्टूडेंट। लेकिन हमारे यहाँ जो पेपर पब्लिकेशंस होती हैं, जो पेपर पब्लिश होते हैं, वो पीएचडी पब्लिश करते हैं या कुछ भी होता है, तो वो कोई एप्लीकेशन नहीं होती उसकी, रियलिस्टिक वर्ड से वो कनेक्टेड नहीं होते। सो तालीम जो यूनिवर्सिटीज के अंदर एक ऐसा एनवायरमेंट पैदा करें कि जो हम पढ़ रहे हो उनको हम अप्लाई भी कर रहे हो। अब एप्लीकेशन, हम अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं तो हम उनके पास सिस्टम अवेलेबल कर डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं भी और उनको प्रैक्टिकल। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बुकिश नॉलेज दिए जाते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट मार्केट में जाता है और वहां जाके उसको ग्राउंड रियलिटीज को फेस करता है, तो वो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बुक्स एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। हम बुक्स पढ़ रहे हैं, अमेरिकन बुक्स और ब्रिटिश बुक्स पढ़ाते हैं बच्चों को मैनेजमेंट साइंसेज में, लेकिन आगे प्रैक्टिकली हमारे पास एक पाकिस्तान का कॉर्पोरेट कल्चर है जिसके अंदर उसे एडजस्ट होने में, उन टर्मिनोलॉजीज को यूज करने में बहुत मसला होता है। सो एक गैप है इरम, इस गैप को फिल करने के लिए आपको पाकिस्तान की केस स्टडीज पढ़ानी पड़ेंगी, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में बात करनी पड़ेगी, ताकि उस गैप को हम फिल कर सकें।
ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी है। हमारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल स्टडी जितनी भी है, हमारी प्रैक्टिकल जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही है उससे बिल्कुल वो नहीं करी होती, रिलेट नहीं करी होती। और मुझे यहाँ पे मार ये भी लगता है कि जैसे अगर कोई मार्केट है, जस्ट सपोज चूंकि आई बिलोंग टू द फार्मेसी के डिपार्टमेंट जो है, तो उसी की मैं अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे हमें फार्मासिस्ट की इंडस्ट्री का पता है कि यहाँ पे मेडिसिन बन रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे इस चीज का गैप है, ये वाले हमें बच्चे चाहिए या इस तरह का नॉलेज चाहिए, तो वही चीजें प्रैक्टिकली बढ़ाई जाए, पूरा वो सर्वे किया जाए कि अच्छा मार्केट में ये चीजें कम है, ये बच्चों को पढ़ाया जाए यूनिवर्सिटीज में, और फिर उस चीज पे काम हो, तो फिर शायद हम वो एक्चुअली गैप जो है वो ब्रिज अप कर सकेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इसके लिए हमें इंडस्ट्रियलिस्ट से इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट बताएं कि आने वाले फ्यूचर में ये वाली स्किल्स हमें चाहिए है, ये वाला नॉलेज हमें चाहिए है, ताकि हम अपने कोर्स कंटेंट में वो शामिल करें और अपने स्टूडेंट्स प्री प्रिपरेशन पे लेके चले जाएं। ये ना हो कि कोई और भी फिर स्किल्स पे बात हो, फिर सिखाई जाए कि ये मार्केट में डिमांडेड है। तो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हम कह सकते हैं जो बिग माउथ्स हैं, बिग नॉलेज और थिंक टैंक्स हैं, वो हम इंटरेक्ट करें, वो अपनी नीड्स बताएं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ये स्किल चाहिए, तो प्लीज आप इनकलकेट करें अपने करिकुलम में, ताकि वो इन फ्यूचर उनके काम आ सके। बहुत बेहतरीन। हम लोग ना तो किसी बिजनेसमैन से मुलाकात कराते हैं अपने स्टूडेंट की, अगर कोई बिजनेस पढ़ने वाला है, अगर कोई मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाला है, तो हम साल में एक सेमिनार करवा देते हैं, किसी एंकर को बुला लेते हैं और कहते हैं जी बताएं जी मीडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मुश्किलात है। भाई मुश्किलात तो बाद में बताएंगे, पहले तो देखना पड़ेगा कि आना क्यों है, करना क्या है, नहीं बताया जाता। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, MBA हैं, कौन सा जाके आप बैंकर से मिल रहे हैं, कौन सी जाके आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, डिग्री के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है ना, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, फिर जाके आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अच्छा शिट, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे ये भी करना है। और आप जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, जो शख्स इंटरव्यू ले रहा होता है वो उससे उस तरह से इंटरव्यू ले रहा होता है कि जैसे उसका एक्सपीरियंस जो है वो 30 साल का होना चाहिए एटलीस्ट। बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम, तो बच्चा बेसिकली ना मुश्किलात में घिरा हुआ है। ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें इस, जैसे मैडम ने कहा कि इस गैप को हमें जो फिल करना है, तो वो हमें हमें जो है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का विजिट, इंडस्ट्रियल टूर, इंडस्ट्रियल ट्रिप्स करवाने चाहिए उनको। है उनसे रेलिवेंट जो उनकी फील्ड है, जैसे फार्मासिस्ट की बात करी थी, तो उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ले जाकर उनको बताया जाए कि केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, किस तरह से इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, और वहां पे प्रैक्टिकली उनको करवाया जाए, ताकि वो सिचुएशन से गुजरेंगे तो उनका जो नॉलेज है इनहैंस होगा और वो क्लियर होंगे। बिल्कुल ऐसी है। अमान, ये तो होगी ना कुछ स्किल्स जिनकी हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकली करियर के लिए। मुझे लगता है कि वो 2021 की जनरली बात की जाए, जैसे हमने डिजिटलाइजेशन की भी बात कर ली, जरूरी नहीं कि वो करियर से लिंक करो, ठीक है, किसी हद तक आपको पैसे कमाने में ये सारी चीजें उस वाले से बात करें, लेकिन अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो भी तो विद टाइम चेंज होती है ना। जैसे एज एन एग्जाम्पल, जैसे इरम आगे मेंशन करी थी कि इंटरव्यू देते वक्त वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि आप इंटरव्यू दे सके, बात कर सके, तो ये तो लाइफ स्किल्स में आता है ना, कॉन्फिडेंस हो गया, इमोशनली खुद को कैसे डील करना है, और ये सारी चीजें भी तो हैंडल करना है। हाँ एब्सोल्युटली, ये भी तो हमारे नॉलेज में, हमारे कह लें कि कोर्स में चीजें नहीं शामिल हो रही ना, विच आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट, जितनी हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भी तो ये सारी स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो कहते हैं कि हम बच्चों को ये तो सिखा देते हैं कि बच्चों आपने ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, हम ये नहीं सिखाते ग्रेड्स कम आए तो उससे डील कैसे करना है। हम अगर किसी मैथमेटिशियन से पूछते हैं कि भाई तलाक के फराइज क्या हैं, तो वो कहेंगे मैंने तो मैथ्स पढ़ा है, मुझे क्या पता तलाक के फराइज क्या है, मुझे क्या पता रिश्ते कैसे चलना है, मुझे क्या पता साइकोलॉजी क्या कहती है। सो हम वाकई लाइफ स्किल्स पे बात ही नहीं करते, हम सिर्फ एक बुक के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और उसी को समझते हैं कुल ज़ाब्ता हयात है, और हमारे 5-6 किताबों का नॉलेज आ जाए तो हम अपने आप को अफलातून समझते हैं। तो बिल्कुल स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स की अगर बात हो रही है तो इंटरव्यू स्किल्स एक पूरा एक मेरे ख्याल में कोर्स होना चाहिए, बिकॉज एक बच्चा जो मोस्ट ऑफ द टाइम इरम ये होता है कि जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो इंटरव्यू में रह जाते हैं, बिकॉज वो इतने बुक वॉर्म होते हैं कि वो कभी इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, वो बात नहीं करते, वो लोगों सोशल नहीं होते, वो सिर्फ बुक्स में पढ़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जब उनको किसी से कम्युनिकेट करना होता है तो उनके हाथ पिंपल कर रहे होते हैं, उनकी जबान लड़खड़ा रही होती है, उनसे बात नहीं हो पा रही होती। तो उनको वो स्किल्स भी देना जरूरी है कि आप अगर किसी के सामने जाके बैठे तो आपका अंदर का नॉलेज है वो कैसे बाहर लेके कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ये भी एक है कि नॉलेज होना लेकिन नॉलेज कन्वे ना कर पाना।
आपने बहुत सारे लोग नहीं कर पाते नॉलेज कन्वे। हाँ जी बिल्कुल ट्रू, आई एग्री। ये बड़ा मसला होता है, लेकिन उन बच्चों पे भी तो पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर होता है कि ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, पोजीशन अच्छी लेनी है। टीचर की तरफ से भी होता है कि मेरी क्लास के बड़े लायक बच्चे, बेटा आपका काम कैफे में बैठना नहीं है, बेटा आपका काम खेलना नहीं है, बेटा आपका काम तो सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ग्रेड्स आप अच्छे लेंगे तो मेरी बल्ले बल्ले भी होगी। माजरत के साथ बहुत से टीचर्स इस तरह से भी डील कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। काबिल इज्जत है हमारे टीचर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही काबिल इज्जत है, लेकिन कुछ टीचर्स इस तरह से भी डील कर रहे होते हैं। तो बेसिकली प्रेशर भी तो हम ही दे रहे हैं ना उन बच्चों को। बिल्कुल, ये तो है। पूरे सिस्टम को एकदम चेंज होने की जरूरत है फ्रॉम रूट्स। आपको मैं अक्सर पेरेंट्स से बात करूं और पेरेंट्स को ये रियलाइज करवाऊं कि यार स्कोप मेडिकल इंजीनियरिंग और आर्मी में जाने का नहीं है। इससे हटके देयर आर मोर देन 200 प्रोफेशंस। हम 3 से 4 से मैक्सिमम 10 प्रोफेशंस का हमें गिनती में पता होगा, और हमें 150 प्लस प्रोफेशंस का पता ही नहीं है। तो हमारा एक्सपोजर ही नहीं है, हम ऐसे प्रोफेशंस को जानते ही नहीं, और जब हमारी अवेयरनेस ही नहीं होगी तो हम बच्चों को सिर्फ ये 3-4 कैलकुलेटेड जो है वो प्रोफेशंस देंगे और इसी रेस में भगाते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। सब भागेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर 10 में से 1 लोग सिलेक्ट होंगे, 100 में से 1 सिलेक्ट होगा, और फिर बाकी सारे डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल, ये सिलसिला यही तो चल रहा है। अगर हम अपने MBBS या BDS साइड को देख लें, इंजीनियरिंग, खैर आप थोड़ी सी अवेयरनेस अगर मैं कहूँ तो अभी से 3-4 साल पहले तो देखें हमसे काफी फर्क पड़ना शुरू हुआ, उस तरह से लोग उसको हावी नहीं करते। दूसरा अमार, ये भी तो चीज है ना हमारे यहाँ कि जैसे अगर मैं अब सपोज मैं फार्मासिस्ट बन गई हूँ या कोई एक डॉक्टर बन गया, तो हमने कहा नहीं बस भाई ये डॉक्टर है तो उसने जिंदगी में डॉक्टर नहीं रहना, बाकी स्किल्स पे फोकस नहीं किया जाता। आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज बेस्ड, ना ही नॉलेज बेस्ड स्किल्स पे फोकस किया जाता है। अदर देन दैट जो आपको चाहिए होती है जिंदगी में, सिर्फ जैसे अगर इरम ने मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ तो क्या सिर्फ इरम को मैथ्स कम्युनिकेशन अपनी जिंदगी में चाहिए? नहीं, कहीं से थप्पा तो नहीं लगवा के आई ना कि अल्लाह ताला ने ऊपर से लगा, नहीं बस आपने मैथ्स कम्युनिकेशन किया तो मैथ्स कम्युनिकेशन ही करना है। तो ये भी तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जो आपने डिग्री कर ली बस वही कर ली, उसके अलावा आपने कोई और स्किल नहीं लेनी, कोई कोर्स नहीं करना। ये उस पर चीज जरूरत ही फील नहीं होती ना हमें, हमारे बच्चों को भी। फिर मैं बहुत मजे की केस स्टडी सुनाऊं, रियल केस स्टडी। मुल्तान बैठा था अपने दोस्त के पास, तो वो कहता है कि अमेज़न पे वो काम कर रहा है और अमेज़न पे वो हंटिंग कर रहा है, जॉब हंटिंग और बिजनेस कर रहा है। तो मेरे से तेरा कि मुझे भी इसकी स्किल चाहिए यार, मुझे थोड़ा सिखाओ। तो उसने मुझे मोटिवेट करने के लिए एक रियल केस स्टडी सुनाई कि मुल्तान के एक बहुत मशहूर फेमस प्रोफेसर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर हैं। उनका बेटा भी सेम फील्ड में उसने मतलब अपनी स्पेशलाइजेशन की। तो इतने बड़े बाप बेटा, और वो भी डॉक्टर, और मतलब अपने बाप के क्लिनिक पे बैठेगा तो कमा सकता है। लेकिन उसने अमेज़न पे इन्वेस्ट किया, काम किया, और अब वो अपनी जो उसने MBBS की डिग्री की थी या स्पेशलाइजेशन की थी वो छोड़ के अब प्रॉपरली अमेज़न पे काम कर रहा है, और वो उससे ज्यादा सेटिस्फाइड है। उसने कहा कि डिग्री मेरी, वो मेरा नॉलेज है, लेकिन मैं इससे ज्यादा, उससे 3-4 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ। वहां मुझे पेशेंट्स को देखना था, फिर आगे डायग्नोज करना था, फिर प्रोसेस था, बट यहाँ पे मैं कुछ क्लिक्स पे और एक पूरी टीम बनाई है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और अब मैं फॉरेन टूर्स ले रहा हूँ। वहां मुझे 24 घंटे जॉब पे बैठना था, और पता नहीं फॉरेन टूर्स कब जाके मैं 40 प्लस की एज में जाता कमाता। तो बड़ी जबरदस्त आपने की, और एक रियल केस स्टडी है कि उसने एक स्किल ली, वो डिजिटल स्किल ली जो उसने मतलब MBBS बन के कौन प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे स्किल जीती है। वो भी स्किल थी, वो भी स्किल है, लेकिन उसने स्विच किया, डाइवर्सिफाई किया। उसने वो ठप्पा नहीं लगाया कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, बड़े डॉक्टर बाप का बेटा हूँ, बड़े डॉक्टर का बाप का बेटा हूँ, तो मैं यही डॉक्टरी करूंगा। सो थिंग्स आर चेंजिंग। और बच्चों को भी पेरेंट्स को भी देखना चाहिए बच्चे करना क्या चाह रहे हैं ना, बच्चों की एटीट्यूड से पता चल जाता है ना कि पेरेंट्स की जो अधूरी ख्वाहिशात होती है ना, अच्छा मैं नहीं डॉक्टर बन सकिया तो मैं नहीं इंजीनियर होन, मैं अपने बच्चे को बनाना है, मैं आर्मी च करना। बेसिकली हमारे पेरेंट्स की वो भी ख्वाहिशात होती है ना कि अपनी ख्वाहिशात बच्चों को पूरी करो। बच्चे के एटीट्यूड से पता चल रहा होता है कि ये क्या करना चाह रहा है ना, उसकी हरकतों से, उसकी बातों से ये इंजीनियर बनना चाह रहा है, खिलौनों को कितना तोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, पता चल जाता है। और आपको ये भी पता चल जाता है कोई फाइन आर्ट्स में जाना चाहता है, लेकिन नहीं, हम लोगों ने वो कर दिया, और हम बच्चे जो आगे वाले उनका भी माइंड बन गया। आप देखें वो डॉक्टर साहब जो हैं अमेज़न में काम करें, मतलब पूरा बिजनेसमैन वो बनना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरी उनको पढ़ना मजबूरी बन गई क्योंकि अब्बा उनके डॉक्टर हैं। अब देखिए जी, डॉक्टरी भी पढ़नी पड़ी और एंड पे आके बिजनेस भी करना पड़ा। ये भी मसला है ना हमारा। पूरी कॉन्वर्सेशन को सम अप करते हैं, डिजिटल दौर की बात करते हैं कि आज के अगर दौर की बात की जाए तो कौन सी कुछ स्किल्स हैं जो कि हर बंदे को सीखना लाजिम है। सिर्फ करियर के हवाले से बात नहीं करी, जनरल एक बात करी कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हर बंदे के पास होना लाजिम है आज के दौर की कह लेंगे सूरत हाल को सामने रखते हुए। वेल इसमें आपकी डिजिटल स्किल्स की बात करें तो क्रिएटिव डिजाइन है, टेक्निकल स्किल्स है, मैंने बात की, कंटेंट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, ठीक है, और इसी तरह आप ऑनलाइन बिजनेस करने के मेथोडोलॉजीज की आप
कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सर्विस दे सकते हैं। तो आपके पास सेल फोन है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप घर बैठे वो काम कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक्स का होना, सिस्टम को यूज कैसे करना है, पेज कैसे क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट की जो पोस्टिंग कैसे करनी है, उसको बूस्टिंग कैसे करनी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें नॉर्मल बेसिक ये आनी चाहिए। अगर ये आ जाती है तो आपके अंदर फिर एक वो कहते हैं ना क्लास आ जाती है कि और आगे कुछ इसको। अच्छा ठीक हो गया जी जी, ठीक है। अच्छा ठीक है अमार, ये एक जनरल हमारी होगी डिजिटल स्किल्स के बारे से। अगर हमारी बात करें लाइफ स्किल्स की, तो आपके नजदीक कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स है जो हमें सीखने की जरूरत है? जैसे कि 2-3 मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही होती है कि लीडरशिप स्किल्स, चाहे आप एक कंपनी या कोई आप रन नहीं भी करें, स्टिल यू नीड टू लर्न बिकॉज टीम वर्क, इस तरह की कौन सी आपको लगता है कि ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको आज के दौर के हिसाब से सीखना जरूरी है? वेल, सबसे पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है वो कुछ सीखना बहुत जरूरी है। सेकंड आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बल्कि हर बंदे को कोई ना कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और वो पॉजिटिव स्ट्रेस है या नेगेटिव स्ट्रेस है, वो यू स्ट्रेस है या सिंपल स्ट्रेस है। यू स्ट्रेस आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से कैसे निकलना है। और थर्ड आपकी टाइम मैनेजमेंट है। आपके 24 आवर्स सबके पास एक जैसे हैं, वो गरीब अमीर काला गोरा सबके पास 24 आवर्स अवेलेबल है। उनकी यूटिलाइजेशन विद डायरेक्शन बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। और स्किल्स में एंग्जाइटी डिप्रेशन की हो गई, इमोशनल स्टेबिलिटी की हो गई, और आपके टाइम मैनेजमेंट होगी। तो ये बेसिक स्किल्स जो इससे हर बंदा आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है इन स्किल्स को गेन करना और इनसे इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। ये स्किल्स आप लाजमी है आपके पास। ठीक हो गया, सही हो गया अमार, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। जनाब, हमेशा हम तालीम के शोबे पे बात कर रहे होते हैं और स्किल्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम इस डिपार्टमेंट पे बात करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कोशिश करें उसकी हल की तरफ जाए, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते हैं, हल की तरफ आए कि हल क्या है। साथ ही साथ हमारी कोशिश होती है कि हम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी करंट सिचुएशन है, उसको जो हमारे डिजिटल आगे दौर आ रहा है उसके साथ रिलेट कर सके, ताकि हम खुद को पीछे जो कि हम एक्चुअली हैं मतलब ताकि हम वो जो गैप है वो ब्रिज अप कर सके और उन स्किल्स को सीखते हुए हम आगे भी बढ़ सके। बिकॉज हम ही ये लोग हैं जिन्होंने आगे लेके जाना है इस मुल्क को, इस कौम को। हमें इसी तरीके से हर एक कतरे से दरिया बनता है ना, तो हमने अपना हिस्सा डाल। बिल्कुल। और राफी, दूसरी बात ये भी है कि जनाब, जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, उस प्रॉब्लम्स की हल की तरफ जाया करेंगे। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कि फलां शख्स ये काम क्यों कर रहा है। तो काइंडली अगर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कोई अच्छी चीज हो रही होती है तो उसको अप्रिशिएट किया करें, और अगर कुछ सही नहीं हो रहा जिससे आपके बच्चों का फायदा नहीं है तो उस पर आवाज बुलंद करें, वो आपका राइट है, उस पर बात करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसे ही है। जनाब, छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। बैक जी, पाकिस्तान के साथ में मैं राफिया बात कर रहे थे ब्रेक में बहुत सी चीजों की, लेकिन एक स्टोरी बड़ी मजे की थी जिस स्टोरी के बारे में मैं और राफिया बात कर रहे थे, तो मुझे लगा वो आपके साथ शेयर भी करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, भारत में एक शख्स है, उसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये शख्स मर चुका है, उसको कैंसर था। और जैसे ही उसको शमशान घाट लेके गए जहां पे वो अपनी आखिरी रसूमात कर रहे होते हैं हमसाया मुल्क में, तो जनाब जब लेके गए तो उस शख्स ने आंखें खोल दी। एजेड थे थोड़े, पहले तो लोगों का तरा भी निकला होगा, तरा समझते हैं आप, डर जाना एकदम से ना, पंजाबी कहती हो मेरा तरा निकल गया वो बोला। तो उसके बाद लोग डर गए, फिर एम्बुलेंस बुलाई गई, फिर उसको दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाया गया, और फिर उसके बाद जो पुलिस है वो कह रही है जी हम इस पे मुकदमा दर्ज करेंगे हॉस्पिटल पे। तो उन्होंने लापरवाही की है, कैसे एक बंदे को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये डेड है। और उसके बाद वो शख्स जो, उसकी फैमिली तो काफी ज्यादा खुश है, पहले वो डर गई, फिर बाद में वो खुश भी काफी ज्यादा नजर आए, और उस शख्स को कैंसर था और वो वेंटिलेटर पे था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। और पहले तो ये थोड़ी सी मतलब वियर्ड इसलिए कि देखिए हमारे हॉस्पिटल्स कितने केयरलेस होते हैं कि आपको ये नहीं पता कि अगला बंदा मतलब कांट यू इवन गेट दैट, एक ये चीज। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो बड़ी वियर्ड सी और मजे की भी है कि खुशी भी इस चीज में कि आप वापस आ गए।
मतलब किस तरह से इस तरह से हो सकता है कि एक बंदे को जिसने अपने डेड डिक्लेयर कर दिया है कि बंदा ये आपके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वो बंदा वापस आपको एकदम से मतलब पता चले जैसे कोई मुआवजा हुआ और एकदम से पता चले कि अच्छा जी भाई ये जिंदा बंदा जो है वो वापस जिंदा हो, अगर अब फिर वापस आपके साथ बैठ रहा होगा, उठ रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक रियली वियर्ड बट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच वी जस्ट शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस. हाँ, और आपको पता है राफी, ये शख्स जो है इनकी एज भी थोड़ी ज्यादा थी, इनको कैंसर था और ये वेंटिलेटर पे थे. बिल्कुल आपको पता है वेंटिलेटर पे बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही होती. जैसे वेंटिलेटर हटाया ना तो उनकी सांसें बंद होगी उस वक्त के लिए ना. जब सांसें बंद हुई ना तो उसके जाहिर है डॉक्टर्स ने कहा कि ही इज नो मोर, तो वो चले गए और फिर उसके बाद पूरी आखिरी रसूमात की तरफ चले गए. उस वक्त तक उसकी सांसें नहीं आई और फिर सडन जैसे ही शमशान घाट जो उनका होता है जहाँ पे आखिरी रसूमात की जाती है, जिस तरह से कब्रिस्तान होता है उनका शमशान घाट होता है जहाँ पे अपनी वो सारी रस्मात कर रहे होते हैं आखिरी अपने मजहब के मुताबिक. हाँ जी, तो उसमें उन्होंने आंखें खोल दी. फिर जल्दी से उन्होंने बुलाया, फिर दोबारा हॉस्पिटल लेके गए. अभी हॉस्पिटल में मौजूद है, सांसें बिल्कुल ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट अ रिक्वेस्ट टू द डॉक्टर्स कि जनाब आप थोड़ा ख्याल किया करें, या देख लिया करें, आप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मतलब आपने एक जिंदा बंदे को डेड डिक्लेयर कर दिया. और आप वीडियो में देख सकते हैं ना कि आंखें खुल रही है, आंखें खुल रही है, आखिरी रसूमात से वापस आ गए. वो कहते हैं ना मौत के मुंह से वापस आ गए. ये वो एग्जाम्पल है कि मौत के मुंह से आखिरी रसूमात से निकल के वो वापस आ गए अपनी जिंदगी में. और जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चक्के वाला. बिल्कुल ऐसी है जनाब. और चलते हैं एक नई और एक और स्टोरी की जानिब जो कि बड़ी मजेदार स्टोरी है, जो कि हम भारत का आपको स्टोरी सुना रहे थे. और अगली जो स्टोरी है वो भी वहां की. अच्छा, मैं वैसे सोच रही थी अभी ये स्टोरीज पढ़ते हुए सारी चीजें भारत में क्यों हो रही है. सारी जितनी भी वियर्ड, मतलब हमने बहुत सारी स्टोरीज यहाँ की देखी है. क्या था कि वो दूल्हा घुस गया था शादी के मौके पे, वो जाके उसने सिंदूर लगा दिया और उसकी शादी किसी और के साथ हो रही थी. लड़की शादी किसी और के साथ हो रही थी. फिर एक और स्टोरी जो हमने शेयर की, हेलीकॉप्टर को वो उन्होंने क्या था, एक बाइक थी जिसको उन्होंने हेलीकॉप्टर 10-12 लोग उस पर बिठाए हुए थे. पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया. बहुत महंगा. मतलब जितनी भी वियर्ड तरह की चीजें मिल रही होती है हमें, ये क्रिएटिव थी बाइक वाली. लेकिन स्टोरी हमारी वो भी वहां से. अच्छा जनाब, भारत में चीता जो है घर में घुस के उनका पालतू जो कुत्ता था उसको ले उड़ा है. वहां पे बहुत से जानवर होते, जंगल करीब ही था, तो वहां पे अक्सर ही जो चीता वो शिकार कर रहा होता है. और हमेशा ज्यादातर वहां के उस इलाके के जो जानवर है उनमें कुत्ते जो है उनका शुमार ज्यादा है कि कुत्तों को ले उड़ते हैं. जनाब चीता अक्सर ही वहां के जो पालतू डॉग्स हैं उनको ले जाता है. और इसी तरह से हुआ है कि वो आया है, आराम से दीवार को फैलांगा है और अंदर घर में जो एक कुत्ता मौजूद था उसको उठाया और ले गया और जाके उसका शिकार कर दिया. सैड स्टोरी के आपको जो पालतू जानवर होते हैं ना, आपको उनसे बड़ी मोहब्बत होती है. मतलब आप अगर काम पे भी जा रहे होते हैं तो आपको होता है कि अच्छा पीछे वो किस तरह से होगी. बिकॉज मैंने थोड़ा टाइम के लिए रखी थी ना बिल्ली, तो आई वाज लाइक हाँ आई नो. सो अगर आपका पालतू जानवर कोई एक वाइल्ड एनिमल लेके जा रहा है और पता है आपको, आप कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, बेबस हैं, आपको पता है कि उसको आखिर में उसने फुटेज में देखें किस तरह से आसानी के साथ एक घर में जहाँ पे लोग रहते हैं, देखिए उस पालतू कुत्ते के अलावा कोई और भी हो सकता था ना, और उसका शिकार भी वही था. कितनी आसानी से वो अंदर आया और ले गया. और बड़ी खौफनाक सी एक वीडियो लग रही थी, मुझे बड़ी से डर लग रहा था देखे कि कितनी आसानी से घर के अंदर आ गया ना कोई और कोई बच्चा या घर का कोई रिहायशी भी यहाँ पे मौजूद हो सकता था ना, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता था. और उसके बाद आपको पता है कि उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ हुकाम है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि जनाब चीतों का, पालतू कुत्तों का शिकार करना बड़ी आम सी बात है उनके लिए. वो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वीडियो इस पे वायरल क्यों हो रही है. लेकिन वो बात सही, लेकिन यहाँ पे तो उन्हें याद करनी चाहिए ना कि अगर कोई बाउंड्रीज है कुछ रखें, स्पेसिफिकेशन, डेंजर जोन लगा दें कि अच्छा इस तरह की कोई हादसा हो सकता है, तो आप लोग वहां से अवॉइड करें, यहाँ से दूर है. वीडियो देखते हुए भी मुझे इतना खौफ आ रहा था और अभी भी देखते हुए जिस तरह से शिकार कैसे ना शिकारी किस तरह से शिकार लेके जा रहा है राफे. और आपको पता है उसके बाद उन्होंने ना वहां के जो लोग हैं ना जिनको शौक है पेट्स रखने का, उन्होंने जो वहां के कुत्ते ना उनके गले के अंदर ना लोहे का बड़ा सा एक पट्टा सा डाल दिया है ताकि वो शिकार ना कर सके ना. लेकिन आपको पता है अगर चीता उठा के लेके जा रहा है तो वो कैसे छोड़ेगा. बिल्कुल ऐसी है, बड़ी अफसोसनाक खबर है. सैड स्टोरी शेयर कर दी हमने अभी आपसे, तो इट्स टाइम कि हम कुछ अच्छा सा फ्रेश सा ताजा सा आपसे शेयर करें. और आजकल जो ताजा चीज मुझे लग रही होती है, जो अच्छी फ्रेश लग रही होती है, माल्टे हैं, ऑरेंज चीज है जिसको धूप में बैठ के हम खा रहे होते. तो जनाब किनू के इस्तेमाल से ऑफ कोर्स हमारे यहाँ लड़कियां तो बड़ी कॉन्शियस होती है. वो कहती है जी स्किन बड़ी अच्छी होती है, विटामिन सी मिल रहा होता है ना, तो स्किन बड़ी अच्छी होती है, इसका जूस भी पीना चाहिए. और धूप में जब हम बैठे होते हैं, जैसे रात के टाइम मूंगफली खाना सर्दियों में जरूरी है, इसी तरह धूप में बैठ के किनो खाना भी आपके लिए बहुत जरूरी है. बिल्कुल ऐसी है जनाब. किन्नू चूंकि आजकल मौसम है और ये नेचुरल होता है कि जो मौसम होता है उस हिसाब से फ्रूट्स होते हैं और उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है. जैसे कि जिस मौसम में अगर विटामिन
विटामिन सी, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है इसमें अभी मिनरल्स की या फिर कह लें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो वो हमें जो भी उस मौसम के फ्रूट्स होते हैं वहां से मिल रहे होते हैं। सो आजकल चूंकि किन्नू है और किन्नू की अफादियत के हवाले से बात करेंगे, एक तो इसको तरीकेकार भी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम तो 2-3 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जूस बना लिया इसका, या फिर हम लोगों ने इसकी फ्रूट चाट में भी इवन यूज हो जाता है, और वैसे भी हम इसको खा लेते हैं। ये 2-3 तरीकेकार हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि किन किन तरीकों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अफादियत के हवाले से बात करेंगे कि कितने फायदेमंद है ये, और उसके बाद इसको लेना किस तरह तरीके से चाहिए। मतलब कितने टाइम आप दिन में, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा किन्नू पसंद होते हैं और जब एक बार खाने बैठे तो दर्जन के दर्जन निकल जाते हैं। टाइमिंग भी पूछेंगे आज हमें कि किस टाइम खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स को लेके हमने कभी टाइमिंग फिक्स नहीं की, पूछा नहीं कि अच्छा किस टाइम फ्रूट्स को लेना चाहिए, जब हमारा दिल करता है चलते फिरते फ्रिज से निकाल के हम खा लेते हैं, तो क्या वो ठीक होता है या नहीं होता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद है सिद्रा इम्तियाज, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सिद्रा, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप किन्नू खा रही हैं? मैं तो बहुत खा रही हूँ आजकल, सर्दियाँ हो, किन्नू हो और खाए ना जाए तो नहीं सकता ना। तो बिल्कुल सिद्रा हमारे देखने वालों को भी बताइए कि किन्नू का इस्तेमाल कितना जरूरी है आपके लिए, आपकी बॉडी की नीड कितनी है, और कितने खाने चाहिए एक दिन में किन्नू, ये भी बताना जरूरी है। अच्छा, बेसिकली ये है कि आपको पता है सर्दियों के अंदर अक्सर गला खराब और जुकाम, इसी से ही सर्दियों का आगाज होता है। तो किन्नू क्योंकि विटामिन सी मौजूद है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जब आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर होगी, तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर जल्दी अटैक नहीं कर सकती है। इसके अलावा विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से ये हमारी स्किन की फ्रेशनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन बनाता है, जो कि एक प्रोटीन है आपकी स्किन को फ्रेश रखने के लिए, आपको रिंकल फ्री रखने के लिए, स्किन को क्या कहना चाहिए, बिल्कुल किसी भी ब्लेमिश से महफूज रखने के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन सी और कोलेजन। तो कोलेजन तभी बनेगा जब विटामिन सी मौजूद होगा। तो विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, तकरीबन हमें 70 मिलीग्राम तक जो है वो एक मीडियम साइज की ऑरेंज से मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी की वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारी और बीमारियों से भी ये महफूज रखता है, जैसे कैंसर हो गया, क्योंकि विटामिन सी जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा। जो कि आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन सी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी जैसा कि बहुत जरूरी होता है। हमें खवातीन को अक्सर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी रहती है, बिल्कुल यंग जो लड़कियां हैं जी, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो विटामिन सी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये बात होगी विटामिन सी की। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर अच्छी मिकदार में होता है, तकरीबन 3 ग्राम तक जो है वो फाइबर मौजूद होता है। फाइबर के बारे में हमें पता ही है, ग़िज़ाई रेशा जो होता है आपके कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखता है। इसके अलावा आपको शुगर की मैनेज करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेट रिडक्शन के लिए या वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी की बहुत अच्छी मिकदार जो है वो विटामिन इसमें पाई जाती है ऑरेंजेस में, क्योंकि सर्दियों के अंदर अक्सर हम पानी का इंटेक हमारा इग्नोर हो रहा होता है, हम बहुत ज्यादा प्यास नहीं लग रही होती है और पानी भी नहीं पी रहे होते। हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, साथ में पानी भी काफी ज्यादा है, तो वो ये होगा कि आपके वेट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा, और एक तरह का हमारा फ्लूइड इंटेक भी जो है वो किन्नू के इस्तेमाल से हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज देखती हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा जूसेस पीना शुरू हो जाते हैं। पानी जूसेस से क्या होता है कि एक तो कैलोरीज भी ज्यादा हो जाएंगी, शुगर कंटेंट जाहिर है, अगर हमने 1 कप या 1 ग्लास पीना है तो 2-3 ऑरेंजेस जो है वो तो लगेंगे, तो उससे यही होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हम खा लेंगे। दूसरा है कि फाइबर कंटेंट भी जूस के अंदर उतना नहीं होता जितना कि होल फ्रूट के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या है कि फाइबर की जो अफादियत हमें मिलनी थी पूरा ऑरेंज खाने से, वो जो है वो नहीं मिल पाती, और हम ज्यादा शुगर इनटेक बढ़ जाता है। तो ऑरेंजेस के अलावा अगर हम इसके अंदर पोटेशियम की अच्छी मिकदार है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है पोटेशियम। तो जिनको भी कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, हार्ट का इशू है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, और सर्दियों में तो फिर यही है कि मुझे नहीं लगता, लेकिन साथ ही मेंशन किया है कि अगर आप जूस पीते हैं तो आप ज्यादा कैलोरीज बढ़ जाती है। तो सिर्फ इसी वाले से बताइएगा कि आपकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए एक दिन अगर आप खा रहे हैं और आपको बहुत पसंद है कि ये मैं राफिया की तरफ से सवाल करी क्योंकि इनको बहुत पसंद है। पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। डेफिनेटली आपने कितनी कैलोरीज खानी है, आपने कितने फ्रूट्स खाने हैं, आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका क्या फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितना है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि आपने कितनी कैलोरीज लेनी है। और फ्रूट्स हमने कितने खाने हैं वो डेफिनेटली आपकी बाकी हेल्थ कंडीशन को देख कर ही होता है। जैसे कोई डायबिटिक है तो उसके लिए तो हमारे फ्रूट का हम लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। हाँ, तो 2 से 3 फल जो है वो रोजाना खाए जा सकते हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ ऑरेंजेस बाकी फल भी आ जाते हैं। तो बेशक आप वो जो आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है 2 से 3 फलों की, ये बेशक आप ऑरेंजेस खा के पूरा करें,
या फिर आप कोई और फ्रूट खाएं, बस आपने फ्रूट जो है वो 2 से 3 रोजाना खाने। अगर आपने ऑरेंजेस ही 2 से 3 खा लिए तो फिर आप कोई और फल नहीं खा सकते, क्योंकि डेफिनेटली वो फिर आपकी डेली के रिक्वायरमेंट से बढ़ जाएगा। तो सिद्रा, हम तो एक बार में बैठे 4-5 किन्नू खा जाते हैं, एक में सुबह पे शिफ्ट लगी, नॉर्मल शाम में लगेगी, और अगर आपके किन्नू है, बाकी फ्रूट्स तो अलग। उसके अलावा अगर आपको थोड़े ज्यादा पसंद है फ्रूट्स में से, तो फिर मेरा ख्याल है 1 दर्जन तो हो जाते हैं आराम से। बहुत आराम से हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, बातें करते हुए धूप में तो बिल्कुल पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही। फिर बस आप ये करें कि बाकी फ्रूट का इंटेक जो है वो जरा कंट्रोल करके अच्छा, रखें, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली सारी चीजें मिलजुल के तो आपकी कैलोरिक इंटेक ही बढ़ा रही है। बिल्कुल बेशक आप ऑरेंजेस खाएं या कोई और फल खाएं, वो इवेंचुअली तो जाके आपको कैलोरीज ही दे रहे हैं। ऑरेंजेस के लिए मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूंगी कि वो लोग जिनको गर्ड का इशू है या जिनको तेजाबियत रहती है, हार्ट बर्न रहता है, वो थोड़ा सा इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर ये क्या करेगा, मजीद एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो वो लोग कम एहतियात से इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए, उनको भी थोड़े से ऑरेंजेस को जरा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जैसे मैंने भी बताया कि पोटेशियम इसके अंदर काफी मिकदार में पाया जाता है। तो अगर आप मेडिसिन भी ले रही हैं जिससे आपके ब्लड प्रेशर को कम करना है या कंट्रोल करना है, साथ में पोटेशियम का इंटेक भी अगर ज्यादा हो जाए, मैं डेली सर्विंग की बात नहीं करी, मतलब अगर हम 2 से 3 ऑरेंजेस खा लेते हैं वो तो फाइन, ठीक है, लेकिन अगर आप जूसेस ज्यादा पीते जाएं और आपको साथ में मेडिसिन भी इस तरह की ले रहे हैं जिसके अंदर जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, बहुत सारी और मेडिसिन भी, तो वो थोड़ा सा मतलब हर बंदा जो है वो ऑरेंजेस का ये बेतहाशा इस्तेमाल करे, कुछ दवाइयों के साथ ही आपको ऑरेंजेस का इंटेक जो है वो कंट्रोल करके। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सिद्धा, थोड़ा बताइएगा जिसको माइग्रेन होता है और अगर आपको स्टार्ट हो रहा हो, तो अगर आप ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं या लेमन का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये उसको ट्रिगर करता है? नहीं, ऐसा ट्रिगर नहीं करता है। ये है कि अगर आपको माइग्रेन का इशू है तो पानी का इंटेक आपका बेहतर होना चाहिए, और जैसे कि हमारा मैंने अभी बताया भी कि इसके अंदर वाटर इंटेक वाटर इसके अंदर काफी ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट, तो वो बल्कि आपके लिए बेहतर है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी ट्रिगर करने वाला इस तरह का कोई इशू नहीं है। ठीक है, मींस कि अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं माइग्रेन का, आपको फील होना शुरू हो जाता है ना कि आपको माइग्रेन होने लगा है, हल्की सी दर्द शुरू होगी, आंखों में शुरू हो जाएगा, शोल्डर स्टिफ हो जाएंगे, उस वक्त अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, तो दैट इज टोटली फाइन। उससे कोई ये नहीं होता कि माइग्रेन को एग्रेवेट नहीं करता है, उसका कोई इशू नहीं। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। तो सिद्रा बताइएगा कि जो हम लोग ने एकदम बता दिया ना कि ठीक है हमें होली प्रेफरेबली हमें लेना चाहिए कि पूरे के पूरा हम अगर ऑरेंज ले रहे हो, तो और क्या तरीकाकार हो सकते हैं जिसमें हम इसको ले सकते हैं? चाट वगैरह में इस्तेमाल कर में, हाँ हो गया, फिर इसमें या कोई और भी तरीका है जिसके थ्रू हम इसका इंटेक कर सकते हैं? इसको हम बेहतर तो ये है कि पूरा फल ही हम इसका इस्तेमाल करें, हम जूसेस की तरफ आ जाएं, बिकॉज वो डेफिनेटली कैलोरिक इंटेक बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभार अगर जूस भी लेना है तो आधा कप तक लिया जा सकता है। इसका छिलका जो है उसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और छिलके के भी बहुत फायदा है। जैसे हम जैम बना रहे हैं तो जैम के अंदर इसका छिलका डाला जा सकता है, छिलके को भी जाया नहीं करना चाहिए। ऐसा फ्रूट है जिसका छिलका भी बहुत अफादियत रखता है, ठीक है। तो फ्रूट चाट भी डेफिनेटली बनाई जा सकती है, लेकिन फ्रूट चाट के अंदर फिर हम जो और मीठा डाल रहे होते हैं और फिर इस तरह की और जबरदस्त किस्म की क्रीमी फ्रूट चाट बन रही होती है, वो नहीं। अगर हमने सिंपल फ्रूट लेना है और कट करके आपने लेना है तो वो बिल्कुल फ्रूट चाट की शक्ल में भी लिया जा सकता है। हम जूसेस कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप पूरा फ्रूट खाएं, चाहे आप फ्रूट चाट की शक्ल में लें या आप वैसे ही धूप में बैठ के खा लें, लेकिन पूरे फ्रूट को खाने की आदत बनाएं। और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और वैसे भी उसका इस्तेमाल भी जरूरी है? ऑरेंज तो बहुत जरूरी है, वो तो सौगात है ना सर्दियों की। इसके अलावा सर्दियों के अंदर जितने भी फल हैं वो तमाम ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ज्यादातर सर्दियों में वही फल पाए जाते हैं जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा होते हैं। जैसे अगर हम माल्टे से हट के थोड़ी सी ग्रेप फ्रूट की बात करें, उसके अंदर भी अच्छे मिकदार में विटामिन सी है। इसके अलावा मौसमी में विटामिन सी है। तो ये सारे फ्रूट्स अल्लाह ताला ने जो हमें सर्दियों में दिए हैं, इनके अंदर विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो कि हमारी स्किन के लिए, आपके रिंकल्स से बचाने के लिए और आपकी बॉडी को हर लिहाज से, हर बीमारी से महफूज रखने के लिए बहुत अच्छे हैं तमाम सिट्रस फ्रूट्स। इसके अलावा हम हर फल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो बात आ जाती है क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी शुगर पाई जाती है। बेशक वो नेचुरल शुगर है, लेकिन इवेंचुअली जाके हर चीज आपने इत्तेदाल से ही इस्तेमाल करनी है, चाहे वो नेचुरल है। शुगर कंटेंट जो है वो आपका हाँ जी, वो शुगर कंटेंट जो है उसको हमें कंट्रोल में ही रखना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप नेचुरली, अगर हम बात करें नेचुरल शुगर है तो जितनी मर्जी खाते रहें, डेफिनेटली हर चीज के अंदर इत्तेदाल जरूरी है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सिद्रा आपके कीमती वक्त का, और एंजॉय कीजिए अपने किनूस को, और जो लोग देख रहे हैं वो भी खाइए, और क्योंकि किनूस खाना बहुत जरूरी है। ऑरेंज माल्टे, अच्छा राफी आपने नोट किया जो किन्नू होते हैं वो थोड़े मोटे से होते हैं ना, वो आसानी से आप उससे छिल जाते हैं। किन्नू होते हैं, और उसके अलावा मौसमी होती है ना,
हाँ मौसमी बहुत मुख्तलिफ है राफिया, मिक्स नहीं करो। नहीं नहीं, दो बता रही हूँ ना, दो चीजें हैं। मौसमी थोड़ा सा डिफिकल्ट, वरना मुझे लगा शो के बाद मुझे बताना पड़ेगा राफिया ये मौसमी है, ये ऑरेंज है, ये किनू है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। वैसे माल्टा अच्छा और किनू में लोग मिक्स कर देते हैं। मुझे बताएं डिफरेंस माल्टे का और किनू का। किनू का जो छिलका है वो बहुत आसानी से हम उतार सकते हैं। जो माल्टा होता है वो साइज में थोड़ा कम होता है, जो किनू होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा भी होता है। किनू साइज से बड़ा होता है, माल्टा थोड़ा साइज में छोटा होता है। और इसके बाद अगर कोई चीजें और भी है, हाँ मेरे मुताबिक ऐसे ही जनाब पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है। और अब शेयर करेंगे आपके साथ स्टोरी जो कि बड़ी अहम स्टोरी और अफसोसनाक स्टोरी भी है, क्योंकि ये 2 साल के बच्चा है जो रोजाना 40 सिगरेट्स पीने वाला बच्चा है और उसको तंबाकू नोशी की आदत पड़ गई। 2 साल का बच्चा रहा है दिन में 40 सिगरेट्स। इमेजिन चेन स्मोकर और 2 साल का बच्चा चेन स्मोकर। और वो क्यों उसने स्टार्ट किया जनाब, उसकी वालिदा ने उनको 18 माह की उम्र में पहली बार टेस्ट करवाया था और उसके बाद उनको आदत पड़ गई। और ये वीडियो भी एक बार बहुत वायरल हुई थी कि कितना छोटा बच्चा इतना प्रोफेशनली सिगरेट पी रहा है बाकायदा, जैसे बहुत ही एडिक्टेड कोई बंदा है। और ये बच्चे के बारे में अभी आके 9 साल का हो गया, तकरीबन ये 8 या 9 साल का हो गया। अब उसने ये जो है तंबाकूनोशी की सिगरेट की जो आदत है उसको छोड़ने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। अब देखें ना, छोटा बच्चा है वो 40 सिगरेट्स पी रहा है, बहुत ज्यादा तादाद में। एग्जैक्टली। और उसके वही बात है ना कि इमेजिनेशन से बात बाहर है। इमेजिनेशन से बड़े लोग हैं उनको हम कर रहे होते हैं मना, इसलिए नहीं कि ठीक है सिगरेट को हम गलत समझ रहे हैं। तो कुछ डेफिनेटली इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि वो सही नहीं होते। सो ये तो बड़ों के लिए नहीं सही होता। और लंग्स को डैमेज करता है, लंग्स कैंसर कॉज कर देते हैं, इवन द माउथ कैंसर जो है वो भी कॉज हो जाता है। उसके बावजूद भी, और उसकी मतलब मदर पे हैरत है कि 18 माह की राफे, वो बहुत छोटा था, 18 माह की उम्र में उसकी वालिदा ने उनको पहली बार टेस्ट करवा दिया। आई डोंट नो उनकी वालिदा ने ये ऐसा क्यों किया, ये रीजन तो अभी तक सामने नहीं है। उसके बाद अभी चले उन्होंने वो तर्क कर दी है ये आदत जो तंबाकू नोशी की है, और बहुत अच्छी बात है। और आई डोंट नो ये वीडियोस क्यों सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, क्यों पिक्चर्स दिखाई जा रही है, क्योंकि जो दूसरे बच्चे देख रहे होते हैं उनके वो जाहिर है वो भी इंप्रेस हो रहे होते हैं ना, इंस्पायर हो रहे होते हैं कि अच्छा ये छोटा सा बच्चा है सिगरेट्स पी रहा है तो हम भी पी सकते हैं। तो जनाब ऐसी चीजों को शेयर मत किया करें, इसको मना किया करें, लोग शेयर मत किया करें, ग्रुप्स में मत भेजा करें, ये चीज एब्सोल्युटली राइट। हम यहाँ पे वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और बड़े मजे का एक सेगमेंट है जो हमारा अगला होने वाला है, और वो आपको पता है कि कौन सा होता है, डेफिनेटली दैट्स एंटरटेनमेंट। लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द शो जनाब। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले हम मेंशन करके गए थे कि जो हमारा अगला सेगमेंट है एंटरटेनमेंट है, और इसमें लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, क्योंकि हमारे साथ आज एक बड़े बेहतरीन से सिंगर मौजूद हैं। बिल्कुल जनाब, जब यंग सिंगर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो दिल कर रहा होता है ज्यादा से ज्यादा गाने सुने, क्योंकि बातें करने का भी दिल करता है, लेकिन साथ साथ दिल कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी खूबसूरत सी आवाज में उनके खूबसूरत से गाने सुने। तो जनाब मैं वेलकम करती हूँ रोहेल वकास का, जो एक बेहतरीन सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप रोहेल? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है लगा, आप खैरियत से हैं रोहेल? बिल्कुल मैं आपसे पूछूंगी भी कि कैसे स्टार्ट किया, अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट है, लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं एक खूबसूरत सी आवाज में आपका कोई भी किसी भी सिंगर का या अपना ही कोई गाना सुना दीजिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बातों का जो सिलसिला है उसको भी जारी रखेंगे आपके साथ। ओके ओके। तेरे बिन जी लेंगे हम, जी लेंगे हम, अपने लबों को सी लेंगे हम, जी लेंगे हम। कैसे बताएं, कैसे जताएं हाल ये दिल का, किसको सुनाएं, कौन यहाँ है हमदर्द मेरा, कौन यहाँ है हमदम
So अरे ग्रेट, वेरी नाइस रोहेल, बहुत ही खूबसूरत। रोहेल, मुझे अंदाजा है कि सुबह सुबह उठ के आना और इस गले के साथ गाना सिंगर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आपने तो फौरन से हमारी फरमाइश को पूरा कर दिया और live- बहुत खूबसूरत गाया। हाँ जी, बिल्कुल। So, इतना खूबसूरत रोहेल गा रहा है, तो वी जस्ट वांट कि अब हम गाने एक बड़ा जबरदस्त गाना है, पंजाबी गाना है, वो सुनते हैं। क्या ख्याल है रोहेल, आपका एक खूबसूरत सा गाना है आपका? नो, ये उर्दू सॉन्ग है। अच्छा, ये उर्दू? हाँ जी, ये मेरा अपना लिखा हुआ था। अच्छा चले, ठीक है जनाब, हम इनका एक खूबसूरत सा उर्दू गाना सुनते हैं, पंजाबी भी सुन लेंगे लाइव। नो, पंजाबी सॉन्ग है मेरा, वो इश्क दा रोग। अच्छा चलिए, ठीक है, हम ये सुनते हैं जी। ठीक है।
बहुत ही जबरदस्त। और जितने मतलब पंजाबी सॉन्ग थे ना, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ये मुझे हमेशा से बड़ा फेवरेट रहा है मेरा गाना, मुझे बड़ा मजा आता है। और इसमें ना आपको पता है रोहेल, आपको यकीनन होगा कि खवातीन जब मेहंदी पे जाती है ढोलक बजाती है, ये गाना जरूर गाती है। जब तक वो गाना ना गाए उनको लगता है कि ढोलक का वो जो एक है ना वो पूरा नहीं हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ये है। एक्चुअली मैंने इसको इस सॉन्ग को मैंने रिमिक्स किया है, ठीक है। अभी ये मेरा हैप्पी न्यू ईयर पे रिलीज हो रहा है ये सॉन्ग। अच्छा न्यू ईयर में हो रहा है, जबरदस्त। बेस्ट विशेस है। पंजाबी गाना जो है वो एक तो सुन लिए ना रोहे, हाँ तो हम चूंकि अब एक उर्दू गाना जो है हमारे साथ, एक इनका और गाना वो सुन लेते हैं। हाँ जी, इनकी खूबसूरत सी आवाज में इनका एक और गाना सुनते हैं तेरे और बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं हम रोहेल को, क्योंकि इनके न्यू ईयर पे ये गाना आ रहा है। उन्होंने रीमेक किया ये गाना, बड़ा खूबसूरत किया, म्यूजिक बड़ा जबरदस्त था। हाँ जी। और अभी जो गाना है वो उर्दू गाना है, वो है तेरे बिन जी लेंगे हम। अभी हम रोहेल से सुनेंगे और फिर वी हैव सम अदर सॉन्ग्स टू लिसन फ्रॉम हिज एज वेल।
तेरे बिन जी लेंगे हम, जी लेंगे हम। जबरदस्त, खूबसूरत, बहुत मजा आया इस पहले गाने का पूरा फुल एनर्जेटिक सॉन्ग था और अब वाला बिल्कुल स्लो और बड़ा ही खूबसूरत रोमांटिक सा सॉन्ग था। रोहिल जरा बताइएगा नए कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस गाने के हवाले से भी बताइएगा किसने कंपोज किया है, किस तरह से ये गाना लिखा किसने, इस हवाले से। ये लिरिक्स भी मैंने लिखे थे इसके और इसकी धुन भी जो है ना मैंने भी, लेकिन ऑफिशियल जो रिकॉर्डिंग इसकी वो मैंने वो है स्टूडियो विकी भाई है मेरे, उनसे मैंने करवाया था। अच्छा, उनसे करवाया था। गुड। लिखा खुद है आपने? हाँ, मतलब लिखते भी हैं आप, जबरदस्त। तो रोहित, मुश्किल नहीं हो जाता एक सिंगर के लिए लिखना भी, कंपोज करना, धुन बनाना बहुत एक मुश्किल काम है, तो उसके बावजूद मतलब सारा काम इकट्ठे कर रहे हैं आप? देखिए बात है कि जब एक इंसान एक चीज के अंदर चला जाता है ना, ठीक है, तो जब एक चीज से आपको लव होता है, ठीक है, आप दिल से उसको जाते हो, तो वो फिर कुदरती जो है ना आपको ये अल्लाह पाक की तरफ से ये वो कहते हैं ना कि अता होती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल रोहेल, दिल कर रहा है कि हम आपसे ज्यादा आपके गाने सुने, क्योंकि यहाँ वक्त हमारे प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम रोहेल से उनका आखिरी गाना जरूर सुनेंगे और वो बड़ा जबरदस्त इनका गाना भी सुनेंगे। मुझे और राफिया को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा। आखिर में रोहेल का गाना जी। कि मैं तेरो नींद ना आवे, एक पल भी ना सोवा।